Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is interference and diffraction, and that is the lecture number 33. First of all, we discuss what is interference and what is diffraction. Two waves add up together with the net result being simple sum of the two waves. दो वेव्स हम ए ऐड कर देते हैं, एक वेव ये होगी एक वेव ये होगी. फॉर एग्जांपल मैं दूसरे पेज से आपको ले रही हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेव्स हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ टुगेदर ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, तो दोनों का ज़ाहिर सी बात है जब दो चीज़ें ऐड करते हैं तो उनका क्या बन जाता है, सम. नेट रिजल्ट बीइंग सिंपल सम ऑफ द टू वेव्स. अब उनका रिजल्ट जो होगा वो सम ऑफ द टू रिजल्ट्स के होगा. ठीक है, कंसीडर टू वेव्स. फर्स्ट करें कि हमारे पास दो वेव्स हैं, हम इसको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, कंसीडर टू वेव्स बोथ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है. इफ़ दे स्टार्ट टूगेदर देन नेट एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजेस. अगर वो एक साथ मूवमेंट स्टार्ट करती हैं तो उनका नेट जो है ना, मतलब दोनों को ज्वाइन करने से जो उनका नेट जो आएगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, इंक्रीज कर देगा. दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी. दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कंसीडर टू वेव्स. फर्स्ट करें कि हम दो वेव्स लेते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रखते हैं. ठीक है, तो अगर वो दोनों जो है वो स्टार्ट कर देती हैं टुगेदर इकट्ठे तो उनका नेट एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा. देन दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बट इफ़ दे स्टार्ट एट डिफरेंट टाइम्स, अगर वो सेम टाइम में स्टार्ट थी तो उन कंस्ट्रक्टिव कहते हैं. अगर वो डिफरेंट टाइम्स में स्टार्ट होती हैं देन नेट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज. तो नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उम्मीद करती हूँ कि आप इन दोनों की समझ आ गई होगी. अगर नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, नेट एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो डिस्ट्रक्टिव होगा. अब इंक्रीज से आप उसको कंस्ट्रक्टिव करेंगे, डिक्रीज डी से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लेंगे. यहाँ से आपने इसको याद कर लेना. अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये ऐसे से मूव कर रही है, ये देखें. ठीक है, इनके एम्पलीट्यूड सेम रखा है हमने, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये देखें. ठीक है, एक ही सेम रखती है तो नेट एम्पलीट्यूड. अब डिस्ट्रक्टिव अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे इसको रखा और इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया. ये आपने यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डाउन हो रहा है. अगर ये डिक्रीज हो तो अब यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है, इन अबव एग्जाम्पल बोथ वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी. दोनों वेव्स की है सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, सो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डबल. इसलिए उनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया. उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डेट इज द सोर्स इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस की वजह क्या बनती है, इंटरफेरेंस को लेके आना, कौन लेके आता है इंटरफेरेंस को. बेसिकली इफ़ वन वांट टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस, अगर कोई इंसान चाहता है कि वो इफ़ वन वांट टू फाइंड द इंटरफेरेंस, अगर एक बंदा चाहता है कि वो इंटरफेरेंस को मालूम करे देन ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देन इट इज़ नेसेसरी, तो उसके लिए ज़रूरी है टू हैव अ कोहेरेंट सोर्स लाइट. ये बहुत मशहूर सोर्स होता है, कोहेरेंट सोर्स बहुत मशहूर, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है. वो कहता है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो फाइंड आउट करे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो वो कौन सा सोर्स यूज़ करे, कोहेरेंट सोर्स. ठीक है, कोहेरेंट मीन्स, अब यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज़ द कोहेरेंट मीन. कोहेरेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द कोहेरेंट. कोहेरेंट होता क्या है, कोहेरेंट मीन्स डेट बोथ वेव्स, इसका मतलब है कि दोनों वेव्स शुड हैव अ फिक्स्ड फेज. दोनों वेव्स, एक वेव ये है एक वेव ये है, लेकिन दोनों का क्या हो, फिक्स्ड फेज हो. क्या हो, फिक्स्ड फेज हो. ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ. इवन टू सेपरेट सोर्स, हत्ता कि हमारे पास दो अलग अलग सोर्सेज है. ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने हैं यूजली रिक्वायर, आमतौर पे उनको ज़रूरत होती है. टेकिंग टू वेव्स, उनको दो वेव्स की ज़रूरत होती है. फ्रॉम सिंगल सोर्स, एक सोर्स के ज़रिए. विद ईच गोइंग अलोंग द डिफरेंट पाथ, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ठीक हो गया, दोनों का पाथ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद कहता है
दिस क्रिएट यूनिफॉर्म एंड कोहेरेंट इल्यूमिनेशन ऑफ द सेकंड स्क्रीन। ये दोनों चीज़ें क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड स्क्रीन पे को इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेंगे, किसकी, कोहेरेंट की, ठीक है। द वेव्स फ्रॉम स्लिट्स, जो वेव स्लिट्स से आएंगी S1 होगी और S2 होगी। मीट थर्ड स्क्रीन, वो तीसरी स्क्रीन पे, अगर हमारे पास एक S1 है, ये S2 है और थर्ड यहाँ पे लगाई गई है, तो ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, ये थर्ड स्क्रीन पे, ठीक है। क्रिएट्स पैटर्न ऑफ द अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अभी अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क फ्रिंजेस को पैटर्न को क्रिएट करेगी, वजह बनेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आता है, डेट इज द ब्राइट फ्रिंजेस। अब ब्राइट फ्रिंजेस क्या होता है, वेयर एवर देयर इज ब्राइट फ्रिंजेस, जहाँ भी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस मौजूद होंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है सककर। तो हमारी इंटरफेरेंस कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव। वो कहता है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्वियसली मौजूद होगी, ठीक है। एंड वेयर एवर देयर डार्क फ्रिंजेस, जहाँ पे, अभी यहाँ पे पहले क्या था, ब्राइट फ्रिंजेस है, कहता है अगर यहाँ पे जहाँ भी हमारी डार्क फ्रिंजेस होंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैज़ अकर्ड। तो हमारी इंटरफेरेंस क्या होगी, अगर ब्राइट थी तो कंस्ट्रक्टिव है, अगर डार्क है तो डिस्ट्रक्टिव है। ये नाम से आपने याद कर लेना, हैज़ अकर्ड। वी शेल नाउ कैलकुलेट वेयर ऑन द थर्ड स्क्रीन ऑफ द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। अब कहता है हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने ये मालूम करना है कि हमारी थर्ड स्क्रीन पाई कहाँ जाती, मौजूद कहाँ होती है। लाइट रीच दिस पॉइंट फ्रॉम बोथ S1 एंड S2। हमारी लाइट जो है S1 और S2 से पहुँच जाती है, बट इट विल टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन ये मुख्तलिफ अमाउंट, मतलब वक्त जो है वो डिफरेंट होगा टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, डेट के लाइट फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट हैज़ ट्रेवल एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस। वो कहता है कि जो लाइट हमारी एक सोर्स से आती है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, डी साइन थीटा की। एंड सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम डी साइन थीटा ओवर सी के, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है डी साइन थीटा बाय सी की होती है, ठीक है। टाइम 1 T2 एंड 3 T के अराउंड होगा, ठीक है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो टाइम में क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा और c हमारा लेमडा v की है, ठीक है। तो डी साइन थीटा ओवर सी ऑलरेडी हमारे पास है, तो एन टी इसकी जगह पुट कर देंगे और n/v, ठीक है। v की जगह पे क्या देंगे, n, ये वाला v, ठीक है। डी साइन थीटा किसके हो गया, n लेमडा के इक्वल हो गया, ये वाली पुट कर ली, ठीक है। एन हमारे पास 1 2 3 है। व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, T/2, 3T/2, 5T/2, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट पे एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें 2 स्लिट्स विद अ सेपरेशन, 2 स्लिट्स हैं जिनकी सेपरेशन 8.5 × 10⁻⁵ मीटर है। क्रिएट्स एन इंटरफेरेंस, वो एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। पैटर्न ऑन द स्क्रीन 2.3 मिली अवे, वो अगर अवे है 3 मिलीमीटर के। देन इफ n इज 10, देन क्या होगा हमारा BF क्या होगा, अबव सेंटर इज लीनियर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वहाँ पे कहता है कि हमें वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या है और एक्सपेरिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। आंसर क्या है जी, फर्स्ट कैलकुलेट एंगल टू 10th ब्राइट। हम सबसे पहले एंगल करेंगे 10th ब्राइट फ्रिंजेस का यूजिंग y, कौन सा फार्मूला, y इज इक्वल L tan थीटा, सॉल्व द थीटा, हम सॉल्व कर देंगे थीटा, ठीक है। देन आप देखेंगे थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स y/L के इक्वल है। tan इनवर्स 0.12 मीटर बाय 2.3 मीटर, तो हमारा 3.0 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल है d/n के, साइन थीटा इक्वल टू 8.5 × 10⁻⁵ साइन थीटा 3.0, 4.4 × 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 440 नैनोमीटर। अब यहाँ नैनोमीटर है इसलिए 10⁻⁹ के, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, डेट इज द इंटरफेरेंस ऑफ 2 मीडिया। 2 मीडिया के दरमियान इंटरफेरेंस क्या होती है। व्हेन अ वेव रिफ्लेक्ट एट द इंटरफेरेंस, जब हमारी कोई भी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, मुड़ती है, अक्स देती है 2 वेव्स का ऑफ 2 मीडिया का, 2 मीडिया फेज का, विल नॉट चेंज। तो मीडिया फेज क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा।
इफ़ इट मूव लार्जर, अगर वो ज़्यादा मुड़ जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू स्मॉलर, तो इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, वो थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। बट स्मॉलर लार्जर देयर विल बी हाफ वेवलेंथ। लेकिन अगर वो कहते हैं ज़्यादा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो लेकिन इनका वेवलेंथ क्या होगा, वो हाफ ही रहेगा, ठीक है। वन कैन शो दिस मैक्सवेल इक्वेशन एंड अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। वो कहता है कि एक इंसान जो है वो इसको शो कर सकता है अगर वो मैक्सवेल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करे, बट दिस विल रिक्वायर सम मोर, लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। अब डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म लगा हुआ है, ये इसका डिस्टेंस है और ये फेस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे फेस चेंज ओवर है, ठीक है, और यहाँ पे 180 का फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन है किसके, 1 के, ठीक है। ये आपने याद रखना है पॉइंट जी। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस इज वाई फिल्म गिव राइज टू कलर्स। अब यहाँ पे ये कि जो हमारी फिल्म होती है, हमारी कोई भी चीज़ लगी हुई होती है, वो पहले आपने देखा था रंगीन टीवी और ब्लैक टीवी होते थे, तो रंगीन टीवी जो थे उनमें ये वाली चीज़ें नहीं थी ना, ब्राइट फ्रिंजेस, लेकिन फिर इंटरफेरेंस नहीं थी, और हम ब्लैक टीवी में ब्लैक अपनी सारे ड्रामेज और हर चीज़ ब्लैक नज़र आती थी, ठीक है। तो बाद में कलर टीवी आया तो उसमें कलर चीज़ें नज़र आई, तो ये इंटरफेरेंस की ही वजह से था। इंटरफेरेंस इज वाई फिल्म गिव राइज टू कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स क्यों देती है। और ड्रॉप ऑफ ऑयल, अगर हम छोटा सा कतरा ऑयल का फ्लोटिंग भेज देते हैं ऑन वाटर, पानी के ऊपर, आपने देखा है कभी कभी पानी के ऊपर छोटा सा कतरा अगर ऑयल का चला जाता है तो वो डिफरेंट कलर्स देता है, और ये बेसिकली चीज़ होती है। तो ऑयल फ्लीटिंग ऑफ वाटर स्पीड्स आउट अंटिल इट इज़ जस्ट आ फ्यू माइक्रो थिक, हत्ता कि छोटी छोटी माइक्रो की भी हो तो क्या होता है, ये नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इट हैव थिक एंड थिन पोर्शन, इनका छोटे से भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, जितने आपने कलर्स जो है ना वो चाह रहे हैं। दिस पोर्शन ऑफ एनी नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म, अगर कहता है कि ये पोर्शन हमारा कोई भी पोर्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, देन फिल्म अपीयर ब्लू, तो फिल्म कौन सी नज़र आएगी, ब्लू, बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट एक्सपीरियंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो लॉन्गर वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ होती है, वो क्या रेड वेवलेंथ को शो करती है, ठीक है, रेड कलर को की वजह से होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो कि डायफ्रैक्शन है, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट का मुड़ जाना अराउंड ऑब्जेक्ट की गिट इज नाउन एज द डायफ्रैक्शन। तो ये डायफ्रैक्शन कहलाता है, किसी भी लाइट का मुड़ जाना, यानी ये लाइट जा रही है, मुड़ के इधर चली जाएगी, वो डायफ्रैक्शन कहलातेगा, ठीक है। डायफ्रैक्शन पैदा होती है व्हेन लाइट पासिस वेरी स्मॉल अपर्चर और नियर शार्प एजेस, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट के पास से जब गुजरती है, या फिर छोटे से आर्पेचर जो बना हुआ होता है उसके पास से गुजरती है, तो डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, अब यहाँ से गुजर के क्या करती है, मुड़ जाती है, ये इसका पॉइंट है बेसिकली। तो ये क्या है, इसकी वजह से मुड़ी है, ठीक है। उसके बाद आए पॉइंट नंबर 8 पे, let us work out constructive necessity for diffraction of light from single slit with reference to the frequency। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर ω/2 है, यहाँ भी ω/2, दो फ्रिंजेस लगे हुए हैं, इनके दरमियान से क्या करें, पास कर रही है स्लिट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे इसे मुड़ती है, यहाँ पे ऐसे ये मुड़ते हुए क्या करती है, यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, यहाँ से भी अपनी डायरेक्शन को, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे नीचे आते हुए ये के एंगल बना देती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे मूव करिए ω/2 जो अब यहाँ पे क्या कर रही है, इसके अक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी चेंजिंग भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेपरेट अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। ओमेगा साइन थीटा किसकी हो लगे, एम फ्रिंजेस के ये वेवलेंथ को शो करता है, लैम्डा एम बराबर होगा +-1 +-2 +-3, ये फ्रिंजेस को शो कर रहा है जो डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। फाइंड एंगल, अब 9 में पॉइंट में कहते हैं एंगल को फाइंड करना, वो किस तरह करना है जी, लाइट वेवलेंथ 511, ठीक है, या 511 नैनोमीटर फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न आफ्टर पासिंग थ्रू अ सिंगल स्लिट, जब एक स्लिट के अंदर से गुजरती है तो डिफरेंट क्या
होती है, इनकी स्लिट्स होती हैं। 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर हो जाती है। सोल्यूशन में है m हमारा 1 है तो थीटा साइन इनवर्स m लैम्डा ओवर w। साइन इनवर्स 1 की मल्टीप्लाई कर ले 1 फ्रिंजेस वो वाली 1 5 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 नैनोमीटर है ना 9 ठीक है मीटर हो। 2.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ये पुटिंग कर दी ठीक है। उसके बाद m अगर 2 है तो बिल्कुल इसी तरह ये भी सेम केस कर देना ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, डायफ्रैक्शन पुट्स फंडामेंटल लिमिट ऑन कैपेसिटी। जी तो वो कहते हैं कि फंडामेंटल जी एक ख़ास उसका नाम जो है ख़ास उसका क्या करता है कैपेसिटी को प्रोड्यूस करता है। इफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, अगर हम ये टेलीस्कोप जो यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को, उसको माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को, टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड बिकॉज लाइट फ्रॉम साइड ऑफ द सर्कल। कहते हैं क्योंकि लाइट जो है वो सर्कल के पास से गुजरी है तो इसे डिफरेंट तरीक़ों से हम मेजर कर सकते हैं। सो थीटा मिनिमम इज इक्वल 1.22 लैम्डा ओवर डिस्टेंस डी की। टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी merely resolved if the diffraction maximum of one object lies in diffraction minimum of the beyond object। मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ अब ये कहाँ क्या होता है। ये देखें ये ड्रग फ्रिंज, अब यहाँ पे ये छोटा नज़र आ रहा है ये बड़ा, ये किसकी वजह से है जी? ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की वजह से है। पहले ये छोटी छोटी नज़र आती फिर बड़ी 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 करते हुए इतनी ज़्यादा नज़र आती है। किनकी वजह से? टू ऑब्जेक्ट्स, इनकी डायफ्रैक्शन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट की वजह से ठीक है। यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी ठीक है। आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।